नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। सुबह के 11 बजने वाले हैं और बुलेटिन में सबसे पहले हम बात करने वाले हैं एक बेहद दुखद और झकझोर देने वाली खबर के साथ, जो कि उत्तर प्रदेश के हाथरस से है। यहां पर एक गैंग रेप की जो शिकार पीड़िता थी, उसकी दिल्ली में मौत हो गई है। बड़ी खबर यह है कि इलाज के दौरान दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में पीड़िता ने दम तोड़ दिया है। लेकिन आपको यह जानकारी होनी चाहिए कि यह मामला जो है वो 14 सितंबर का है और पीड़िता के साथ 14 सितंबर को गैंगरेप किया था। आरोप गांव के ही 4 युवकों पर लगे हैं। पुलिस ने संदीप, लवकुश, राजकुमार और रवि नाम के चारों आरोपी को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन इस पूरी हैवानियत का अंदाजा, इस पूरी घटना में किस तरीके से हैवानियत की हदों को पार किया गया, इसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि युवती के साथ हैवानियत की चरम सीमा को पार किया गया और दबंगों ने बारी बारी से उससे अपनी हवस का शिकार तो बनाया ही, लेकिन उसके बाद लड़की अपनी जुबान ना खोल पाए, इसलिए उसकी जबान काट दी गई थी। लड़की चलकर अपने घर तक ना जा पाए, इसीलिए उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई थी। इतनी हैवानियत के बाद भी पीड़िता आखिरी सांस तक 15 दिनों तक जिंदगी की जंग लड़ती रही, लेकिन आखिरकार वो जिंदगी की जंग हार गई। और इस वक्त मेरे साथ पूर्व एडीजी उत्तर प्रदेश पुलिस विभूति नारायण जी भी जुड़ चुके हैं। इसके अलावा मेरे 2 सहयोगी मेरे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल से मेरी सहयोगी पल्लवी झा जुड़ी हुई हैं, तो लखनऊ से अशोक तिवारी जुड़े हुए हैं। पल्लवी, मैं आपके पास आना चाह रहा हूं। देखिए, आप सफदरजंग में मौजूद हैं और वहां पर इस पीड़िता के जो परिवार वाले हैं वो भी मौजूद होंगे और आप खुद भी एक महिला हैं। जब आप इस पूरे मामले को देखती हैं और आप इस पूरे मामले को ट्रैक भी कर रही थी कि इसकी क्या स्थिति है, क्या जो हालत है पीड़िता की, वो सुधर रही है या नहीं सुधर रही है, लेकिन आखिरकार खबर यह आती है कि उसने दम तोड़ दिया। ये जिस तरीके से ये पूरा मामला है, ये नृशंस हत्या है एक तरीके से, और जिस तरीके से ब्रूटैलिटी हुई है, जाहिर तौर पर ये सबके लिए एक तरीके का सवाल है कि आखिर निर्भया केस के बाद भी इस तरीके की घटनाओं पे विराम क्यों नहीं लग रहा है। जहां तक परिवार की बात की जाए तो सऊद परिवार इस वक्त सदमे में है। इस वक्त जब हम अंदर गए थे, उनके भाई से बात कर रहे थे तो उनके भाई की आवाज नहीं निकल पा रही थी और सिर्फ उनकी एक मांग थी कि उन ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, फांसी हो, क्योंकि जिस तरीके से निर्भया कांड हुआ था उससे ये केस कम नहीं है। क्योंकि जिस तरीके से शरीर के अंग को तोड़ा गया है, हाथ पैरालाइज था, पैर टूटा हुआ था, कंधे टूटे हुए थे, जीभ काट दी गई थी, तो इस तरीके से न सिर्फ उसके साथ जघन्य अपराध हुआ बल्कि उसके साथ बहुत बुरी तरीके से मारपीट की गई। और जब उस यहाँ पर सवाल यही है कि जो सवाल पूरा देश 2012 में पूछ रहा था, जो सवाल पूरा देश निर्भया के हैवानियत के बाद पूछ रहा था, सड़कों पर जो लोग मोमबत्ती लेकर के उतरे हुए थे, क्या वो सवाल अब भी वैसे ही बने हुए हैं? 8 साल बाद भी स्थिति क्यों नहीं बदली? कानून में बदलाव होता है, सख्त किया जाता है, लेकिन बार बार वही सवाल क्यों उठता है कि इसका इंप्लीमेंटेशन कब होगा और हैवानों को आखिर कानून का डर कैसे पहुंचेगा, उसका डर कैसे होगा? लेकिन मैं आपके पास आऊं और अशोक, मैं आपके पास भी आऊंगा, लेकिन जरा पीड़िता के भाई का इस पूरे मामले पर अभी क्या कहना है वो आपको इस वक्त सुनना चाहिए। सिस्टर को यहाँ कल लेके आए थे सफदरजंग में, तो हम डॉक्टर से मिले तो हमसे पहले तो उन्होंने बोला कि देखिए कंडीशन ख़राब है लड़की की ज़्यादा, हम कोशिश करते हैं। और फिर दोबारा हमको बुलाया तो हमको वो बदतमीजी तरीके से वो बात कर रहे थे कि आपको किसने बुला लिया यहाँ पे, कौन आपको एडमिट करवा के गया है यहाँ पर, क्या पेपर वगैरह हॉस्पिटल से अलीगढ़ से पूरे नहीं दिए गए थे। बदतमीजी तरीके से बात कर रहे थे, वहाँ से पूरी नहीं दी गई। यहाँ किसने बच्चे कह रहे हैं कि लापरवाही हुई थी अलीगढ़ में भी? अलीगढ़ में भी लापरवाही हुई थी, पहले लापरवाही अलीगढ़ में ही हुई है। देखिए क्या स्थिति है। रेप पीड़िता का परिवार जब उसके इलाज के लिए पहुंचता है तो अस्पतालों का रुख और भी ज्यादा शर्मनाक हो जाता है। लापरवाही की बात फिलहाल पीड़ित परिवार कर रहा है, लेकिन अशोक, मैं आपके पास आना चाहूंगा। देखिए, सवाल क्यों आखिर वही बना रहता है। हमने कानून में अमेंडमेंट कर दिया, हमने सख्त कानून बना दिया,
लेकिन स्थिति जस की तस क्यों है? क्यों आखिर इतने हौसले बुलंद हैं इन हैवानों के कि इस तरह से जघन्य अपराध को अंजाम देते हैं और फिर वही कहानी दोहराते हैं जो 8 साल पहले दिल्ली की सड़कों पर दोहराई गई थी? देखिए, निश्चित तौर पर हाथरस की घटना अपने आप में कई तरह के बड़े सवाल भी खड़े कर रही है। आप देखिए कि अगर जब शुरुआती दौर में जब ये पूरा घटनाक्रम घटित हुआ तो उसके बाद पहले तो गैंगरेप का मुकदमा ही दर्ज नहीं किया गया था सऊद। और आपको याद होगा कि जब तमाम तरह की प्रेशर संबंधित थाने पर बने, लोगों ने, स्थानीय लोगों ने वहां पर दबाव बनाया, पॉलिटिकल नेताओं का आवागमन बढ़ा, तो उसके बाद गैंगरेप की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। दूसरी सबसे अहम बात यह है कि आज सुबह भी जब वहां के जो एसपी है उनकी तरफ से जो बयान जारी किया गया, उसमें इस बात की ताकीद की गई कि जब ये पूरा घटनाक्रम, ये पूरा मामला उनके संज्ञान में आया तो उस वक्त अब 4 लोगों को नामजद किया गया था इस पूरे घटनाक्रम में। तो पुलिस की तरफ से यह दावा किया जा रहा है कि फिलहाल 4 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामला चलाया जाएगा, इसके लिए भी संस्तुति की गई है। और अभी थोड़ी देर पहले बीएसपी प्रमुख मायावती की तरफ से भी इस घटनाक्रम को लेकर एक ट्वीट आया। उन्होंने कहा है कि यह पूरा घटनाक्रम फास्ट ट्रैक कोर्ट में जाए, जो आरोपी है उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। ठीक इसी तरह की मांग प्रियंका गांधी की तरफ से भी की गई है इस पूरे घटनाक्रम को लेकर। लेकिन इस वक्त मैं आ रहा हूं आपके पास, इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है कि पोस्टमार्टम हाउस में हंगामा हुआ है। गैंगरेप पीड़िता के परिजनों ने एक तरीके से हंगामा किया है। यहां पर वो नाराज दिखाई दे रहे हैं क्योंकि अस्पताल प्रशासन की तरफ से जो रवैया उनके प्रति अख्तियार किया गया वो बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं थे। और जिस तरीके से इलाज चल रहा था, गैंगरेप पीड़िता के जो परिवार वाले हैं उस इलाज से भी संतुष्ट नहीं थे। और हमने अभी पीड़िता के जो भाई हैं उनकी भी बात आपको सुनाई कि कैसे उनके साथ अलीगढ़ में भी अस्पताल प्रशासन ने अच्छा व्यवहार नहीं किया। और इस वक्त भी ये खबर सफदरजंग अस्पताल से आ रही कि क्या स्थिति है इस वक्त अस्पताल के बाहर। और विनय सिंह मेरे साथ, मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं जो पोस्टमार्टम हाउस के बाहर ही मौजूद है। वहां पर क्या कुछ चल रहा है जरा वो उनसे जानते हैं। विनय, क्या जानकारी है, क्या हो रहा है वहां पर और ये हंगामे की स्थिति आई क्यों? देखिए साहब, यहाँ पर जो पोस्टमार्टम हाउस के बाहर लोग इकट्ठा होना शुरू हो गए हैं और कई जो छोटे मोटे राजनीतिक दल भी हैं वो भी यहाँ पहुंच रहे हैं। जो दलित समाज से जुड़े संस्थाएं हैं वो भी यहाँ पहुंच रही हैं और यहाँ पर नारेबाजी तक लोगों ने की कि जिस तरीके से यूपी में दलितों के साथ अत्याचार हो रहा है उसको लेकर ये लोग यहाँ पर काफी रोष में नजर आ रहे हैं। भीम आर्मी के लोग हैं यहाँ पे, वो दलित संस्था के लोग यहाँ पर हैं। वहाँ हाथरस से कई लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। कुल मिलाकर लोगों में काफी रोष है। जबकि जिसके बाद जब से राजनीति हलकों में दूसरी, जैसे प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया है। नहीं तो नाराजगी क्या है विनय, जल्दी से आप ये बता दीजिए, क्यों हंगामा क्यों कर रहे हैं, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, क्या वो कह रहे हैं? दरअसल ये बात भी सामने आनी चाहिए। उनका मानना यही है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट पर इसका जो फैसला हो, फास्ट ट्रैक कोर्ट पर हो, एक ठीक है मुआवजा हो। ठीक है विनय, मैं आ रहा हूं आपके पास, लेकिन इस बीच एक और बहुत बड़ी खबर आ रही है इसी पूरे मामले से जुड़ी हुई। दरअसल इस पूरे मामले पर प्रियंका गांधी का बयान सामने आया है। प्रियंका गांधी ने योगी सरकार पर हमला बोला है, कातिलों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। प्रियंका गांधी ने इस पूरे मामले पर अपनी आवाज उठाई है, कहा कि कानून व्यवस्था हद से ज्यादा बिगड़ चुकी है। और प्रियंका गांधी ने इसको लेकर के ट्वीट भी किया था और यूपी में महिलाओं की स्थिति को लेकर के उन्होंने ट्वीट किया। लिखा है, हाथरस में हैवानियत झेलने वाली दलित बच्ची की सफदरजंग अस्पताल में मौत, उसने दम तोड़ दिया। 2 हफ्ते तक वो अस्पतालों में जिंदगी और मौत से जूझती रही। उन्होंने आगे लिखा कि हाथरस, शाहजहांपुर और गोरखपुर की जो घटना है, एक के बाद एक रेप की घटनाओं ने राज्य को हिला दिया है। और विभूति नारायण राय, एक्स एडीजी यूपी पुलिस, मेरे साथ जुड़े हुए हैं। विभूति जी, सब देखिए, बात यही आती है ना कि बार बार हम कानून का हवाला देते हैं, कानून व्यवस्था का हवाला देते हैं, पुलिस प्रशासन की बात करते हैं, लेकिन जहां एक तरफ यूपी में ऑपरेशन नेस्तनाबूद चलता है, एंटी रोमियो स्क्वाड चलता है, आखिर इन सब के साथ साथ ऐसे हैवानों पर नकेल क्यों नहीं कसी जा पाती? देखिए, सिर्फ कानून में परिवर्तनों से काम नहीं बनेगा। कानून के साथ साथ जो हमारे मूल्य हैं, जो जीवन दृष्टि है, उसमें भी परिवर्तन होने चाहिए। मुख्य रूप से हम एक दलित विरोधी या स्त्री विरोधी समाज हैं। ये तो बड़ा स्वाभाविक है। जिस तरह हुआ, जैसे आप अभी अस्पतालों का जो व्यवहार देख रहे हैं, ये एक आम व्यवहार है। आप अस्पताल में किसी भी मरीज से पूछे, इसी तरह का व्यवहार किया जाता है। पुलिस इसको उतनी गंभीरता से नहीं लेती जितनी गंभीरता से इस क्राइम को लेना चाहिए। तो ये तो एक लंबी लड़ाई है, सिर्फ कानूनों के परिवर्तन से कुछ नहीं होगा।
बहरहाल अब ये एक लेकिन सर गंभीर लड़ाई मसला किससे? आया है। लड़ाई समाज से क्या? हाँ, सोच लड़ाई से समाज। या फिर इस सिस्टम से, लचर सिस्टम से? क्योंकि इसमें तो अस्पतालों को भी संवेदना दिखानी पड़ेगी, पुलिस प्रशासन को भी संवेदना दिखानी पड़ेगी, सरकारों को भी संवेदना दिखानी पड़ेगी और तमाम राजनीतिक दलों को भी उसी तरीके से संवेदनशील होना पड़ेगा। जी हाँ, सही है, सही है। ये लड़ाई तो पूरे सिस्टम से, पूरी जो मूल्य व्यवस्था है, जो समाज व्यवस्था, उससे है। तो ये लंबी लड़ाई है। बहरहाल इसमें एक फास्ट ट्रैक कोर्ट नहीं, लेकिन सर एक बहुत अहम सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, क्योंकि आप एडीजी रहे हैं। आप ये जरा बताइए सर, इन अपराधियों की बात अगर हम 4 हैवानों की जिक्र कर रहे हैं, संदीप, लवकुश, राजकुमार, रवि, देश को इनका नाम जानना चाहिए कि आखिर इन्होंने क्यों कैसी हैवानियत की है। लेकिन सर, क्या इनके अंदर कानून का कोई खौफ नहीं था? क्या जरा भी डर नहीं था कि एक तो इतने जघन्य अपराध को अंजाम दे रहे हैं, एक युवती के साथ इस तरीके की घिनौनी हरकत को अंजाम दे रहे हैं, उसके बाद उसकी जीभ काट देते हैं, उसका गला तोड़ देते हैं, उसके गर्दन की हड्डी तोड़ते हैं, उसके रीढ़ की हड्डी तोड़ते हैं। यह क्या दर्शाता है सर? ये तो यह भी दिखाता है ना कि कानून का बिल्कुल खौफ नहीं है। उनको लगता है कि ये आसानी से बच निकलेंगे। हाँ, इनके दिमाग में तो यही रहा होगा ना कि बच जाएंगे, जो साहस है इनका। बहरहाल इनको एक एग्जम्पलरी सजा मिले, इनको फास्ट ट्रैक कोर्ट से, जिस तरह निर्भया के मामले में अदालत ने किया था, उस तरह की सजा मिले। लेकिन तब भी एक किसी मुकदमे में फांसी हो जाने से अपराध नहीं रुकेगा। नहीं, ये कहा गया था सर, ये आप अहम बात कह रहे हैं, ये अहम बात कह रहे हैं सर। निर्भया के दोषियों को फांसी दी गई, ये कहा गया था, ये लगा था, देश को एक उम्मीद जगी थी कि इस मामले के बाद अब कम से कम इतने जघन्य अपराधों का सामना देश को नहीं करना पड़ेगा, इस तरह की शर्मसार स्थिति से नहीं गुजरना पड़ेगा। लेकिन सर, ये जो सामने आ रही है बात, ये जो पूरा मामला है, इसकी तह को अगर देखें तो फिर वही चीज है ना कि रिपीटेशन हो रहा है। अभी भी कानून बदलने के बाद भी कोई डर और खौफ नहीं है। ये होगा, रिपुटेशन फिर होगा, इसमें भी फांसी हो जाएगी। तो इसका ये मतलब नहीं कि ये इस तरह के अपराध बंद हो जाएंगे, लेकिन लगातार प्रयास करना पड़ेगा, हमें हर स्तर पर प्रयास करना पड़ेगा। कानून के स्तर पर तो करना ही है। ये एक वर्चस्ववादी, एक पुरुषवादी जो मानसिकता है, उसमें भी परिवर्तन की कोशिश करनी पड़ेगी। तो ये एक लंबी लड़ाई है, इसमें हमें एक लंबी लड़ाई है जिसे लड़े जाना है, लगातार पूरे देश को लड़ना है। लेकिन सवाल यही है कि इस तरह के जघन्य अपराधों को रोकने के लिए आखिर क्या कदम उठाए जाने चाहिए, ऐसे सख्त कदम जिसके बाद कम से कम इसका रिपीटेशन ना देखने को मिले, इस तरह की हैवानियत से किसी एक बच्ची को दो चार ना होना पड़े। एक बहुत छोटा सा ब्रेक लेंगे, इस बड़ी खबर पर हम ब्रेक के बाद भी बने हुए हैं, फौरन हाजिर होते हैं।